हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विथ मनीष सर पर आज बात करेंगे कक्षा 9वीं परीक्षा से पहले। बस इतना ही आपको पढ़ना है। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको परीक्षा में अच्छे अंक आसानी से एकदम मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 रहेगा गद्य विभाग। इसमें 2 पठित परिच्छेद होगा। प्रश्न क्रमांक 1 का अ, आ और ई 8 मार्क्स के लिए पठित परिच्छेद, 2 रहेंगे 8-8 मार्क्स के और 1 अपठित या अनसीन पैसेज रहेगा। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको स्वमत या अपने विचार लिखने हैं। ये 2, 2, 4 और 2, 6 मार्क्स के लिए यहीं पर आ जाएंगे। चैप्टर कौन कौन से हैं? बिल्ली का बिलुंगड़ा, जूलिया, डॉक्टर का अपहरण, वीर भूमि पर कुछ दिन, ये रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इनको पढ़ लेना है अच्छे से। एक नज़र रैंडमली अगर आप देख भी लेंगे तो आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से ढूंढ पाएंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 में देखिए, 2 में 2 प्रश्न आएंगे, 2 पद्यांश होंगे और दोनों पद्यांश का आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर लिखना है। पद्यांश पठित पद्यांशी होंगे। इसमें कौन कौन सी कविताएं हैं? चांदनी रात, किताबें, वरदान मांगूंगा नहीं, निर्माणों के पावन युग में। इसमें सरल अर्थ लिखना होगा। 2-2 मार्क्स के लिए आएगा तो 4 मार्क्स का सरल अर्थ ही होगा। इसमें आपको कविता और कविता के कवि का नाम आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे चांदनी रात है तो चांदनी रात के कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। किताबें इसके कौन हैं? इसके हैं गुलजार जी। वरदान मांगूंगा नहीं, निर्माणों के पावन युग में, इनकी भी कविता और का नाम और कविता के कवि का नाम ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सरल अर्थ में और कम से कम सरल अर्थ में 5 से 6 वाक्य आपको लिखना है। सरल अर्थ में 2 में से 2 पूरे मिलते हैं, यहीं पर आप मार्क्स लूज़ करते हो। अगर सरल अर्थ गलत हुआ तो समझ लीजिए आपका 4 मार्क्स गए। 12 में से 4 तो 8 मिलने के ही चांसेस होंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 पूरक पठन ही है। इसमें एक कविता और एक पठित कविता, पठित पद्यांश और एक पठित गद्यांश भी आता है। जैसे देखिए इसमें 2 ही है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। इसमें 2 ही है, एक है ऐ सखी और दूसरा है रात का चौकीदार। तो इसको भी आपको क्या करना है? पढ़ लेना है। इसे क्वेश्चन आंसर्स देख लेना है। इसमें भी 2-2 मार्क्स के दोनों में एक क्या आएगा? स्वमत आएगा। वो भी आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। व्याकरण विभाग 14 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा। इसमें एक एक प्रश्न बताऊंगा कि प्रश्न क्रमांक 1 क्या होगा, 2 क्या होगा, 3 क्या होगा, 4 क्या होगा। इस तरीके से पूरा प्रश्न आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 का पहला देखिए, शब्द भेद पहचान कर लिखिए। 1 मार्क्स के लिए आएगा। इसमें आपको पहचानना है कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, जो वाक्य होगा उसमें शब्द एक अंडरलाइन होगा, उसमें पहचानना है आपको कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। अगर आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के भेद भी पता है तो लिख सकते हैं, लेकिन मात्राओं में गलती नहीं होनी चाहिए। जब नहीं पता है तो भी लिखने में मार्क्स आपका बिल्कुल भी नहीं कटेगा। अब प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अव्यय शब्दों में से किसी एक अव्यय शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1 मार्क्स के लिए आएगा। शब्द दिया है अक्सर और के लिए। अब आपको अक्सर शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है या के लिए का वाक्य में प्रयोग करना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अक्सर लोग धोखेबाज ही मिलते हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस तरीके के आप वाक्य बना सकते हो और आपको अच्छे नंबर मिल जाए। ट्राई करिए कि छोटे से छोटा सेंटेंस बनाए ताकि आपकी मात्राओं की गलती कम हो और दूसरा आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाए। अर्थपूर्ण वाक्य बनाना सबसे ज़रूरी है। अगर वाक्य अर्थपूर्ण नहीं हुआ तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 4 का तीसरा देखिए, तालिका पूर्ण कीजिए। क्या है? संधि शब्द। संधि शब्द, विच्छेद और भेद। प्रश्न क्रमांक 4 का तीसरा देखिए, तालिका पूर्ण कीजिए। 2 में से कोई एक करना है। एक तालिका आपको पूर्ण करनी है। संधि पहचानना है आपको और विच्छेदन भी करना है। तो इसमें देखिए संधि के कितने भेद है? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जहाँ पर दोनों स्वर हो, व्यंजन संधि जिसमें हलंत लगा हुआ हो प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, और विसर्ग में 2 बिंदी होगी, विसर्ग चिन्ह होगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है निष्पाप। निष्पाप, निह प्लस पाप क्या हो जाएगा? विसर्ग आ गया तो इसका मतलब विसर्ग संधि। अति प्लस अंत, अत्यंत स्वर संधि होगी। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 4 का चौथा, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य से सहायक क्रिया को पहचान कर उसको मूल रूप लिखना है। ये बहुत आसान है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें आपको किसी भी वाक्य, जो वाक्य दिया है उसका आखिरी शब्द पकड़ लेना है। जैसे सभी लोग पेड़ पर चढ़ गए, गए लास्ट वर्ड, गए लिखकर गए का मूल रूप लिखना है। मूल रूप में लास्ट में हमेशा ना आएगा तो क्या होगा? गए का जाना। वैसे ही लक्ष्मी ने घास छोड़ दिया, दिया मूल रूप देना लिख दोगे, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक
चौथे का पांचवा प्रेरणार्थक रूप, मिलना, मिलाना, मिलवाना, खिलना, खेलना, खिलना, खिलाना, खिलवाना, इस तरीके का प्रेरणार्थक रूप हो गया। छठा प्रश्न जो है, अधोरेखित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए, या फिर मुहावरा दिया होगा उसका वाक्य में आपको प्रयोग करना होगा। अगला देखिए, कारक पहचान कर उसके भेद लिखिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है अरे रे, ये कारक है, ठीक है। लेकिन आपको कर्म लिखना आना चाहिए, संप्रदान लिखने, वो नाम आपको लिखना अगर नहीं आएगा तो मार्क्स आपको टीचर नहीं देंगे। प्रश्न क्रमांक 4 का 8वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। आपको क्या करना है, उचित विराम चिन्ह लगाना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 का 9वां, निम्नलिखित वाक्यों का सूचनानुसार काल परिवर्तन कीजिए। आपको क्या करना है, काल परिवर्तन करना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, उसमें सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल में बदलना है, ठीक है। भविष्यकाल में एक ही है, सामान्य भविष्यकाल। प्रश्न क्रमांक 4 का 10वें का पहला, रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद है, 3 है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, वो पहचान कर आपको लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों को अर्थ के आधार पर सूचनानुसार परिवर्तन कीजिए। क्या करना है, अर्थ के आधार पर वाक्य का परिवर्तन करना है। जैसे विधानार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, नकारात्मक वाक्य या निषेधार्थक वाक्य, जो भी दिया होगा वो आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 4 का 11वां प्रश्न जो है वह अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। वाक्य अशुद्ध दिया होगा, उसमें कुछ गलतियां होंगी, जैसे बहुत हो आप लिखते हो, बहुत होता है, लड़का, लिंग अलग दिया होगा, इस तरीके से आपको उसको सुधार कर वाक्य फिर से लिखना है, आपको नंबर मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 का पहला, पत्र लेखन कीजिए। पत्र 2 तरीके से आएंगे, एक पारिवारिक पत्र होगा और दूसरा होगा व्यावसायिक पत्र। हम दोनों का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले पारिवारिक पत्र का देखिए, डेट मैंने लिख दिया है, उसके बाद प्रिय मित्र, छोटा भाई अगर कोई है तो प्रिय, बड़ा है तो आदरणीय, और यही फॉर्मेट आपको डिक्टो फॉलो करना है। फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे तो देखिए, सप्रेम नमस्कार प्रणाम को लिखना है। उसके आगे देखिए लिखना है, मैं यहाँ पर कुशलपूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर कुशलपूर्वक होंगे, कल ही आपका पत्र मिला। ये फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक लाइन लीव करना है। सेकंड पैराग्राफ, जो विषय दिया गया उस विषय पर आप बात करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद शुरू होगा आपका नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए भी एक लाइन आपको क्या करना है, लीव करना है और लिखना है, माता जी को मेरा प्रणाम कहना, पत्र का उत्तर जल्दी दीजिए। और उसके बाद आपका पुत्र, आपका मित्र, या आपका डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा। मोहित कदम, एड्रेस लिखा है, लास्ट में ईमेल आईडी लिखना कंपलसरी है। एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए, ईमेल आईडी, और लेफ्ट साइड में सब कुछ लिखा जाएगा, और फॉर्मेट एकदम प्रॉपर होना चाहिए। देखने में भी पत्र आपका अच्छा लगना चाहिए। अगर कुछ गलतियां होती है बीच में तो हल्के से पेन से हल्का सा एक कट करेंगे आप, उसके अंदर बार बार ऐसे पेन घुमाकर कट नहीं करेंगे, उसको गंदा नहीं करेंगे। पत्र साफ सुथरा जितना होगा मार्क्स उतने अच्छे मिलेंगे आपको। एग्जाम में ये 5 मार्क्स के लिए आएगा। अब देख लेते हैं व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र में देखिए, सबसे ऊपर दिनांक होगा, उसके बाद प्रति, माननीय महोदय, आपका पूरा पता कॉमा के साथ, ईमेल आईडी। उसके बाद एक लाइन लीव करके विषय, उसके बाद एक लाइन लीव करके फिर महोदय, फिर आपका पहला परिच्छेद, जो भी आप पहले लिखना चाहो वो एक लाइन लीव करना है, फिर सेकंड परिच्छेद, और उसके बाद लास्ट में आपसे निवेदन है कि आप इस पर उचित कार्यवाही करें। उसके बाद धन्यवाद। धन्यवाद के बाद एक लाइन लीव करके भवदी लिखना है, नाम, पता, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी कंपलसरी है दोनों जगह। ये फॉर्मेट मैंने आपके लिए बना दिया है, इसको दिमाग में रख लीजिए एकदम आसानी से। ये फॉर्मेट अगर आपने दिमाग में रख लिया तो आप बहुत अच्छे तरीके से पत्र लिख पाओगे। ये व्यावसायिक पत्र है, फॉर्मल लेटर है, इसमें आपको 5 में से पूरे 5 मार्क्स मिलते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि पूरे नंबर मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 5वें का दूसरा देखिए, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर 4 ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर एक वाक्य में हो। ये 4 है, आप 6 प्रश्न बना सकते हैं, जो 4 सही होंगे उसके मार्क्स आपको मिलेंगे, लेकिन ट्राई करिएगा 4 शुरुआत के जो हो वो सही वाले प्रश्न बनाएं। यहाँ पर परिच्छेद देखिए लिखा है, एक बार की बात है, 2 मुर्गे एक पहाड़ी को लेकर लड़ रहे थे। वे दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, क्योंकि जो भी जीतेगा वह पहाड़ी का राजा बनेगा। अंत में एक मुर्गा जीत गया और दूसरा मुर्गा लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया और हार गया। जीतने वाले मुर्गे ने अपनी जीत की घोषणा करने के लिए एक ऊंची उड़ान भरी और तेज आवाज में चिल्लाकर सबको अपनी जीत के बारे में बताया। इतने में एक बाज उड़ता हुआ आया और उस घमंडी मुर्गे को देखा। उसने झपट्टा मारा और मुर्गे को पकड़कर दूर ले गया। दूसरा मुर्गा जो हार गया था, वह नीचे से सब कुछ देख रहा था। वह जल्दी से बाहर आया और खुद को पहाड़ी का राजा घोषित कर दिया। अब इसमें देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले
पेंसिल से जो आपको लगता है, सेंटेंस पहले प्रश्न जो है वो छोटे छोटे बनाने हैं, उसके बाद पेंसिल से अंडरलाइन करते जाना है कि ये उत्तर है तो इसके लिए मैं प्रश्न क्या बनाऊंगा। बहुत आसानी से, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें देना नहीं है आपको। 4 मार्क्स का है, मुश्किल से आप 5 मिनट दे सकते हो, 5 से 6 मिनट, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि 80 मार्क्स का पेपर आपको कंप्लीट करना है। 3 घंटे हैं। जो अभी 9th स्टैंडर्ड जो है वो नए बच्चे पहली बार 80 मार्क्स का लिख रहे हैं, तो उनके लिए टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें प्रश्न क्या बना है देखिए, पहाड़ी का राजा कौन बना, क्वेश्चन मार्क। घमंडी मुर्गे को किसने पकड़ लिया, क्वेश्चन मार्क। आप मुर्गे आपस में क्यों लड़ रहे थे, फिर से क्वेश्चन मार्क। यह कहानी किसके बारे में है। 4 प्रश्न दिया हुआ है, 4 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। एक ऐसे प्रश्न बना हुआ है ये सब जिनका उत्तर एक वाक्य में है। आप 6 प्रश्न बना सकते हैं, लेकिन ट्राई करिएगा 4 पहले सही वाले प्रश्न लिखिए, उसके बाद एक्स्ट्रा में 2 प्रश्न और लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 का आ का पहला देखिए, वृत्तांत लेखन या कहानी लेखन। अब इसमें क्या है, विवेकानंद विद्यालय सोलापुर में संपन्न बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का रोचक वृत्तांत लिखिए। अब ये आपका क्या आ गया, वृत्तांत लेखन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। इसमें सबसे पहले प्लेस डेट इस तरीके से लिखा जाता है। ये पूरा फॉर्मेट एकदम प्रॉपर एक फॉर्मेट है। इसमें केवल आपको प्रश्न के हिसाब से चीज़ें ऐड करते जाना है। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा और इसको पढ़कर आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको पूरे 5 के 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ऊपर टाइटल लिखना सबसे कंपलसरी है, यही 2 पैराग्राफ लिखा जाता है। 2 पैराग्राफ लिखोगे 5 नंबर पाओगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, कल दिनांक डैश को विद्यालय में डैश दिवस का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी अन्ना हजारे जी उपस्थित थे। कार्यक्रम का आयोजन सुबह 9 बजे किया गया था। विद्यालय की छात्रा डैश ने पुष्पगुच्छ देकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य कमला देवी जी ने सभी बच्चों को इस अवसर पर बधाई दी। इस तरीके में जो ब्लैंक है उस पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, डेट लिख सकते हैं और सही हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए विज्ञापन लेखन। एटीएम के लिए सुरक्षा कर्मी की आवश्यकता का विज्ञापन तैयार कीजिए। शैक्षिक योग्यता, कालावधि, आयु सीमा, संपर्क लिखना ज़रूरी है। अब ये पूरा प्रॉपर बनाया गया है। देखिए, एक मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बनाया है कि एटीएम के लिए आवश्यकता है सुरक्षाकर्मी की। उसके बाद ये पूरा तरीके से एकदम बनाया गया। इसी तरीके से आप सुंदर अक्षर में बनाकर लिख सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 5 का ई 7 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.5 पेज आपको लिखना है। कविता से शुरू करना है और कविता या कोई पंक्ति से ही, इंपॉर्टेंट लाइन से ही खत्म करना है। इसमें देखिए नदी की आत्मकथा है और उसका चंद्रयान 3 है, हमारा देश है, हमारे राष्ट्र हैं, कोई भी एक टॉपिक आ सकता है। करंट टॉपिक ज़्यादा आने के चांसेस हैं, तो उसको आप देखिए इसमें एक फॉर्मेट मैंने दिया हुआ है, आत्मकथा या मैं बोल रहा हूँ, यदि मैं ये होता तो, वो होता तो। पहले कविता, उसके बाद आगे के पूरे आपको एक एक लाइन आपको पढ़ना है। जैसे देखिए, देखे मौसम देखी सदियां मैं मूलों से ही जुड़ा रहा, नभ अंचल में उड़ते पंछी मैं जहां था वहीं पड़ा रहा। ये कविता की पंक्ति शुरू हो गई। इंप्रेशन अच्छा आता है। दोस्तों, यह दुनिया बहुत परिवर्तनशील है। इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है उन सबको सुख दुख का सामना करना पड़ता है, चाहे वह राजा हो या भिखारी हो। ये आत्मकथा वाला फॉर्मेट है। तो आत्मकथा इसी तरीके से लिखी जाती है। कुछ पुरानी यादें हमारी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारी आंखों से गंगा यमुना की धारा बहने लगती है। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिसको याद करके सूखे होठों पर भी मुस्कान आ जाती है। इसके बाद ये शुरुआत है, बीच में आप अपने पॉइंट ऐड करिए। कम से कम 4 पैराग्राफ होना चाहिए, 1.5 पेज का। दोस्तों, तुम मेरी आत्मकथा सुनना चाहते हो? अरे आत्मकथा तो होती है नेताओं की, महापुरुषों की, अभिनेताओं की। मेरे जीवन में सुख और दुख की कुछ मीठी कुछ कड़वी यादों के सिवा कुछ नहीं है। फिर भी मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हारी प्यारी विनती में ठुकरा नहीं सकता, तो सुनो मेरी राम कहानी। ये फॉर्मेट है। इसी तरीके से आप दूसरी भी लिख सकते हैं शुरुआत में। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि किसी कविता की पंक्ति आपको याद हो। अब ऑटोमेटिक आप ऑलरेडी इतने क्रिएटिव हो, अब खुद से 2 लाइन बना सकते हो। कहीं किसी शायर की कोई शायरी लिख सकते हो, लेकिन अर्थपूर्ण होनी चाहिए। किसी फिल्म का गाना मत लिख देना, टीचर मार्क्स पूरे काट लेंगे। ऐसी पंक्ति लिखना जो मीनिंगफुल हो, जो अच्छी हो, लोगों को इम्प्रेस कर सके। इम्प्रेशन ही राइटिंग स्किल में जितना भी है, उपयोजित लेखन में जो सारे प्रश्न हैं वो आपके इम्प्रेशन पर मार्क्स देते हैं। जैसे विज्ञापन लेखन हो गया, पत्र लेखन, प्रॉपर एक फॉर्मेट आपने बनाया, साफ सुथरा लिखा, मार्क्स पूरे मिलेंगे। प्रश्न बनाए, उसके मार्क्स मिलेंगे। वृत्तांत लेखन, कहानी लेखन, फॉर्मेट एकदम प्रॉपर लिखोगे तो मार्क्स आपको मिलना कंपलसरी है, टीचर आपको मार्क्स देंगे। अगर आपने
26 मार्क्स में से 24 स्कोर कर लिए तो सोच लीजिए आप 80 में से अप्रॉक्सीमेट 76-75 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसलिए राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।